इस कहानी की शुरुआत होती है 5 दिसंबर 1872 से। वो दिन जब ब्रिटिश मर्चेंट शिप डेल ग्रेशिया अजोर्स से 400 मील दूर अपने सफर पर अटलांटिक ओशन में निकली। लेकिन सफर के बीच में इस शिप के कैप्टन डेविड मोरहाउस और उनकी क्रू की नजर बहुत दूर खड़ी एक शिप पर गई, जो ना ही आगे बढ़ रही थी और ना ही उनके सिग्नल्स का जवाब दे रही थी। करीब जाने पर इस शिप ने कैप्टन को हैरान कर दिया, क्योंकि ये शिप थी मैरी सेलेस्टी। ये वही शिप थी जिसे 8 दिन पहले ही न्यूयॉर्क से जेनोआ उनके खुद के दोस्त कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स लेकर निकले थे। वही शिप जिसे अब तक अपनी मंजिल पर होना चाहिए था। तो यह शिप यहां डेल ग्रेशिया के रास्ते पर क्या कर रही है? खैर, कैप्टन मोरहाउस ने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत से सिग्नल्स भेजने की कोशिश की। जब सिग्नल्स का कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स को उस शिप के अंदर भेजा, जहां देखने में पहली नजर में तो सब कुछ ठीक लग रहा था। शिप के अंदर क्रू का साजो सामान, खाना पीना और सारा कार्गो बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि शिप के साथ क्रू मेंबर्स और एक कैप्टन, उनकी वाइफ सारा ब्रिग्स और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया ब्रिग्स गायब थे। पर शिप पर किसी वायलेंस, स्ट्रगल या फायर के निशान नहीं, जिसने उस दिन सुनसान बीच समुद्र में मैरी सेलेस्टे के इस खौफनाक रहस्य को जन्म दिया कि आखिर वो 10 लोग कहां और कैसे गायब हो गए। यह वह राज है जिसने पिछले 150 सालों से हिस्टोरियन को परेशान कर रखा है। तो हम आज इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं, तो लेट्स डाइव इन। बात करते हैं इस शिप मैरी सेलेस्टे की। तो मैरी सेलेस्टे ने इससे पहले भी बहुत सी मौत की कहानियां लिखी, लेकिन इस पर्टिकुलर घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें 1861 के समय में जाना पड़ेगा, जब मैरी सेलेस्टे अमेजॉन के नाम से जानी जाती थी। कनाडा के स्पेंसर आइलैंड में 1861 में बनी 100 फीट लंबी और 25 फीट चौड़ी यह शिप अमेजॉन के नाम से जानी जाती थी। अपनी शुरुआती सफरों में यह कई हादसों का शिकार हुई और ऐसी कहानियां चर्चे में आने लगीं कि यह श्रापित है। इसके पीछे की वजह भी थी, जैसे कि एक सफर में फिशिंग डैम से डैमेज होकर रिपेयर के लिए ये जिस शिपयार्ड में गई थी, वह पूरा शिपयार्ड अपने आप ही आग में जलकर राख हो गया, लेकिन अमेजॉन पर एक आंच तक नहीं आई। एक कहानी ये भी है कि जिसने इसे खरीदा था वो भी कंगाल हो गया। एक बार अटलांटिक ओशन में इसने एक शिप को टक्कर मारकर उसे समुद्र की गहराई में डुबो दिया, और फिर इसने अपने ही कैप्टन के खून से अपने हाथ रंगे। हुआ यूं कि इस घटना में नोवा स्कोशिया से लंदन वाले सफर से पहले कैप्टन मैकलेलन अचानक बीमार हो गए और बेमौत मारे गए। इसके बाद इस शिप के लास्ट ओनर ने अमेजॉन को वापस कनाडा के पोर्ट पर लाकर इसे यूं ही छोड़ दिया। अब 1868 की टाइमलाइन पर आते हैं, जब एक अमेरिकन मरीन ने इसे खरीदा और इसे रिपेयर करके एक नया नाम मैरी सेलेस्टे दे दिया। पर इस शिप से जुड़ी बदकिस्मती नाम बदलने के बाद भी इसके साथ बनी रही। इसी की वजह से ऑनर्स की ओनरशिप बदलते बदलते यह शिप फाइनली कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के हाथों में आई। वहीं कैप्टन जो 5 दिसंबर 1872 को अपने क्रू मेंबर्स और फैमिली के साथ इस शिप से गायब थे। अब वैसे तो कैप्टन ब्रिग्स की शिप मैरी सेलेस्टे पर कुछ चीजें ऐसी थीं जो पहली नजर में बिल्कुल सही सलामत दिख रही थीं, लेकिन इस शिप ने अब तक कई राज छुपा रखे थे। जैसे बाहर से देखने पर शिप की हालत बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन शिप के 2 प्रेशर मेजरिंग पंपों में से एक असेंबल्ड नहीं था। शिप के निचले हिस्से में करीब 4 फीट पानी भरा हुआ था, और शिप के आगे और पीछे के हैच के कवर्स निकले हुए थे। शिप की लाइफ बोट और रोप दोनों गायब थीं। मैरी सेलेस्टे के क्वार्टर में क्रू मेंबर्स का सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा था, लेकिन कैप्टन के रूम में चीजें थोड़ी बिखरी नजर आ रही थीं। छानबीन करने पर पता चला कि कैप्टन के नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट और शिप के पेपर गायब थे। यहां तक कि 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल कार्गो, जो कि इंसानों के पीने के लिए नहीं होता बल्कि फ्यूल क्लीनिंग एजेंट और सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, वह भी शिप पर यूं ही इंटैक्ट था। शिप पर 6 महीनों तक खाया और पिया जा सकता है, उतना खाना और पानी मौजूद था। और जब उन्होंने कैप्टन के केबिन में लॉगबुक को चेक किया, तो उन्हें उसमें एक एंट्री मिली, जो फाइनल एंट्री थी, जिस पर 25 नवंबर सुबह 8 बजे की तारीख थी। इसका मतलब था कि कैप्टन ब्रिग्स और उनके क्रू मेंबर्स 10 दिनों से लापता थे। लेकिन सवाल यह था कि ये सारे लोग कहां गए? हैरान करने वाली बात यह थी कि एक कैप्टन तूफानों में भी अपने शिप को नहीं छोड़ता, तो इस कैप्टन ने अपने सही सलामत शिप को आखिर क्यों छोड़ दिया? और कैप्टन ब्रिग्स के बारे में फेमस था कि वो अपने क्रू मेंबर्स को खुद चुनते थे।
यानी कि उनका हर एक मेंबर फर्स्ट क्लास सेलर था। और इसीलिए एक ग्रेट कैप्टन और इतनी काबिल क्रू का एक साथ गायब होना किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। ये शिप बीच ओशन आखिर अबैंडन कैसे मिल सकती है? कैसे 10 लोग अचानक से इस शिप से गायब हो सकते हैं? सवाल कई थे और हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई इस सवाल का जवाब चाहता था तो वो था गिब्राल्टर का लॉ कोर्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि कैप्टन डेविड मोरहाउस अपने लापता दोस्त कैप्टन ब्रिग्स की शिप मैरी सेलेस्टे को लेकर गिब्राल्टर लॉ कोर्ट पहुंचे थे, ताकि वो लॉ ऑफ सैल्वेज का फायदा उठा सके। यह लॉ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का वह हिस्सा है जिसमें ऐसा कहा गया है कि जो भी किसी शिप या कार्गो को रेस्क्यू करेगा, उसे उस रेस्क्यू किए गए शिप या कार्गो के मुताबिक प्रोपोर्शनल वैल्यू का इनाम मिलेगा। और कैप्टन डेविड मोरहाउस ने रिस्क होने के बावजूद मैरी सेलेस्टे को बचाकर सेफ जोन में ले आए। इसके बाद गिब्राल्टर अथॉरिटी ने सैल्वेज हियरिंग केस पूरा होने तक मैरी सेलेस्टे को अपनी निगरानी में रखा। और यहीं से शापित मैरी सेलेस्टे के क्रू और कैप्टन के गायब होने के बारे में ऐसी कहानियां बनाई जाने लगीं जो वास्तविकता से बिल्कुल परे थीं। जैसे कि शायद एलियंस शिप पर मौजूद लोगों को उठा ले गए होंगे, या किसी समुद्री राक्षस ने उन पर हमला कर दिया होगा, या फिर उनका सामना समुद्री लुटेरों से हुआ होगा और उन्होंने उनका अपहरण कर लिया होगा। और भी इस तरह की कई कॉन्स्पिरेसी सामने आई। हालांकि इन सब के बीच कुछ ऐसी थ्योरी भी सामने आई जिसने वाकई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे कि थ्योरी नंबर 1, गिब्राल्टर थ्योरी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए जब मैरी सेलेस्टे की ठीक से जांच की गई तो पाया गया कि शिप पर कुल्हाड़ी के निशान थे, केबिन के फर्श पर काले धब्बे थे और कैप्टन की तलवार पर खून के निशान थे। इस कहानी को देखते हुए गिब्राल्टर के अटॉर्नी जनरल ने यह थ्योरी बनाई कि इस शिप के क्रू ने एक रात इंडस्ट्रियल अल्कोहल पिया और वो लोग इतने ड्रंक हुए कि उन्होंने कैप्टन और उनके परिवार को मार डाला और लाइफ बोट लेकर वहां से फरार हो गए। हालांकि इससे शिप पर 9 खाली पड़े बैरल की पहेली सुलझते हुए नजर तो आ रही थी, लेकिन जल्दी ही साइंटिफिक टेस्ट्स ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। और फाइनली 3 महीने बाद ही अथॉरिटी ने शिप को अपनी कस्टडी से रिलीज कर दिया गया और कैप्टन डेविड मोरहाउस एंड उनकी क्रू को करीबन $8,000 दिए, जबकि यह उस शिप और कार्गो के टोटल प्राइस का बस कुछ हिस्सा ही था। इसका मतलब ये था कि कैप्टन मोरहाउस को पूरे पैसे नहीं दिए गए। और पूरे पैसे नहीं दिए जाने का रीजन था थ्योरी नंबर 2, जो था सैल्वेज थ्योरी। गिब्राल्टर लॉ कोर्ट में एक तरफ तो मैरी सेलेस्टे के क्रू मेंबर्स के मर्डरर्स होने की थ्योरी बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ हर जगह ये अफवाह फैल चुकी थी कि कैप्टन मोरहाउस और उनके क्रू ने सैल्वेज पाने के लिए अपने ही दोस्त के शिप को बीच ओशन में रुकवाया और एक एक करके शिप पर मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतारकर समुद्र में फेंक दिया और शिप को सैल्वेज के लिए गिब्राल्टर लेकर पहुंच गए। और एलिजिडली यही अफवाह लॉ कोर्ट अथॉरिटीज ने भी सुन ली और शायद यही रीजन थी कि कैप्टन मोरहाउस को कम सैल्वेज दिया गया, क्योंकि एलिजिडली कोर्ट भी इस मामले में सस्पिशियस थी। लेकिन ये महज अफवाह थी या हकीकत, इस मामले की सच्चाई कभी साबित नहीं हो सकी। एक और थ्योरी सामने आई जो थी इंश्योरेंस मनी एंड क्रिश्चियनिटी की थ्योरी, जिसके अनुसार कैप्टन मोरहाउस ने अपने दोस्त कैप्टन ब्रिग्स के साथ मिलकर एक साजिश के तहत शिप पर मौजूद लोगों को मार डाला ताकि वो दोनों मिलकर शिप के इंश्योरेंस मनी के पैसे ले सकें। लेकिन पहले 2 थ्योरी की तरह ये थ्योरी भी साबित नहीं हो सकी। और साथ ही कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के बेहद ही रिलीजियस होने की वजह से कुछ लोगों का यह भी मानना था कि शिप पर मौजूद अपने पूरे परिवार और क्रू मेंबर्स की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद कैप्टन ब्रिग्स ही थे, जिन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं में बहकर शिप पर मौजूद क्रू मेंबर्स के साथ साथ अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी को भी मार डाला और इसके बाद खुद की भी जान ले ली। पर यह भी कितना सच था किसी को पता नहीं। लेकिन एक और थ्योरी थी जिसने लोगों को सच होने की सबसे ज्यादा संभावना बताई, वो थ्योरी थी अबैंडनिंग। इस थ्योरी के मुताबिक मैरी सेलेस्टे या तो समुद्री भूकंप का शिकार हुई या किसी समुद्री टोर्नेडो से टकरा गई, जिससे एक तरफ कार्गो में रखे 9 बैरल लीक होने लगे होंगे और वहीं दूसरी तरफ शिप के निचले हिस्से में पानी भर गया होगा और उस पानी और लीक हुए इंडस्ट्रियल अल्कोहल के प्रेशर बनने की वजह से शिप का पंप भी टूट गया और ऐसे में कार्गो से लीक हो रहे अल्कोहल की वजह से शिप के इस पर्टिकुलर हिस्से में धुआं होने लगा, जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता था।
और शिप के ब्लास्ट होने के खतरे से खुद को बचाने के लिए कैप्टन ने अपनी वाइफ, बेटी और 7 क्रू मेंबर्स के साथ लाइफ बोट में बैठकर वहां से निकल जाना सही समझा। इस बात की परवाह किए बिना कि बीच गहरे समुद्र में इतनी छोटी सी लाइफ बोट कितनी दूर तक या कितनी देर तक सरवाइव कर पाएगी। और शायद उनका यही फैसला गलत साबित हुआ जब अलेजिडली शिप और लाइफ बोट के बीच की रस्सी टूट गई और वो लोग गहरे समुद्र में कहीं खो गए। खैर, इस थ्योरी का भी सॉलिड कोई प्रूफ तो नहीं है, पर एक फॉरेंसिक रिसर्चर एन मैकग्रेगर का कहना भी कुछ हद तक इस थ्योरी से मिलता है। हालांकि उनकी थ्योरी के हिसाब से जब उन्होंने मैरी सेलेस्टे की शिप लॉग और ओशन डेटा की डिटेल्ड स्टडी की, तो पाया कि कैप्टन ब्रिग्स की शिप पर मौजूद नेविगेशन सिस्टम और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पूरी तरह सही नहीं थे, जिसकी वजह से कैप्टन अपने रास्ते से 140 मील वेस्ट में भटक चुके थे और अलेजिडली उन्हें रास्ते में तेज लहरों और बुरे मौसम का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से शिप में पानी भरा और पंप डैमेज हुआ। इसलिए शिप में पानी भरने के खतरे को देखते हुए कैप्टन ने शिप को छोड़ने का डिसीजन लिया। बहरहाल, यही दो थ्योरी सबको सबसे ज्यादा लॉजिकल लगी, पर कुछ अन्य किस्म की सुपरस्टिशियस थ्योरी भी सामने आई। जैसे कि कई लोगों ने तो मैरी सेलेस्टी के एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद इस शिप को ही माना। तभी तो जब यह शिप न्यूयॉर्क पहुंची तो सभी इस शिप से दूर भागने लगे। काफी समय बाद जब किसी ने हिम्मत करके इस शिप को खरीदा भी, तो उसे फिर बाद में इसे लॉस में बेचना पड़ा। और फाइनली जब मैरी सेलेस्टे 1879 में सेंट हेलेना बे पर पहुंची, तो एक बार फिर से शिप के कैप्टन की बेमौत मौत हो गई। लेकिन इसके 6 साल बाद कैप्टन जॉन पार्कर ने इस श्रापित शिप से पैसे कमाने के लिए पहले तो $30,000 से इस शिप एंड कार्गो का इंश्योरेंस करवाया और फिर मैरी सेलेस्टे को हेटी के पास ले जाकर इसमें आग लगा दी। और फाइनली 1861 में शुरू हुए मैरी की जर्नी के राख को एट द एंड समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया गया। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पता चल गया और कैप्टन जॉन के खिलाफ केस भी चला, फिर भी वो और उनके साथी जेल जाने से बच गए। लेकिन वो मैरी सेलेस्टे के श्राप से नहीं बच पाए और इस इंसिडेंट के सिर्फ 3 महीने बाद ही गरीबी की वजह से कैप्टन जॉन की मौत हो गई। उनका एक साथी पागल हो गया और दूसरे ने खुदकुशी कर ली। खैर, ये तो पता नहीं कि ये शिप वाकई शापित था या नहीं, लेकिन इस शिप ने लिटरली कोइंसिडेंस की लिमिट क्रॉस कर दी थी। या हो सकता है कि मैरी सेलेस्टे की कहानी को शुरू से ही इस तरह से प्रेजेंट ही किया गया हो कि लगे कि ये शिप वाकई शापित थी, या फिर ये भी हो सकता है कि सच में मैरी सेलेस्टे शापित ही हो।